नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर में होने वाली ऐसी सारी खबरें जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करती हैं। इसका मतलब आपके होने वाले खर्चे, आने वाला इनकम, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू या इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्च्युनिटीज़, ये सारी चीज़ें अगर इम्पैक्ट कर रही है कोई भी खबर, तो हम ज़रूर उसे यहाँ कवर करेंगे, उसे एनालाइज़ करेंगे। अगर आपको सीखना है एनालाइज़ करना, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से। आज भी मैं ओवरव्यू नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल्स काफ़ी सारे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। हर एक आर्टिकल काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझाएगा। तो इंडिगो ने पोस्ट किया है बेस्ट एवर क्वार्टर 4 प्रॉफिट ऑफ 3068 करोड़, 3068 करोड़। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस की, राइट? इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइंस इस टाइम पे आई थिंक इंडिगो एयरलाइंस ही है, सबसे प्रॉफिटेबल भी इंडिगो एयरलाइंस ही है। तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स तो बड़े बेकार आए थे इनके। अब यहाँ पे इंडिया की जो लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो है, उन्होंने वेडनेसडे को अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। 61% बढ़त आई है इनके प्रॉफिट में। सबसे पहले क्यों बढ़ा है प्रॉफिट? एक तो महाकुंभ एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। महाकुंभ की वजह से प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ है, एक एक्सटेंडेड वेडिंग सीज़न रहा है, ये भी एक रीज़न है। शादी के सीज़न इस बार एक्सटेंड हुए हैं एंड जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट थे इनके, चाहे वो मेंटेनेंस की वजह से किसी भी रीज़न से, वो मतलब मैं कहूँगा बिल्कुल लीस्ट में आ गए हैं, ठीक है? तो पिछले कुछ क्वार्टर से जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स की क्वांटिटी थी, वहाँ पे शार्प रिडक्शन आया है। तो जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, वो आया है कितना 7,258 करोड़ और टेम्परेरी मॉडरेशन है। डिमांड में थोड़ा-सा मॉडरेशन है क्योंकि इलेक्शंस थे, हीट वेव के टाइम पे भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इंडिया में। 4th क्वार्टर में इन्होंने सर्व किए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स आज तक जितने इन्होंने किसी भी क्वार्टर में किए थे एंड इनका इसका रीज़न 2 ही रीज़न थे इसके, एक तो महाकुंभ हो गया और एक हो गया हमारा वेडिंग सीज़न। तो अब देखो जो हमारी कल्चरल चीज़ें हैं जैसे कुंभ हो गया, वेडिंग हो गया, इसकी वजह से कितना ज़्यादा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, कितना ज़्यादा मैं कहूँगा ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी इकोनॉमी पे, राइट? एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोगों को डिसरप्शंस भी लग रहा था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडरेशन है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इनका कहना है। एंड यहाँ पे ये भी एक्नॉलेज किया इन्होंने कि नोटिसेबल डिक्लाइन आया है बुकिंग में और कैंसलेशंस काफ़ी बढ़े हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद। जो अंटिल अ फ्यू डेज़ अगो अगर आप देखोगे तो बुकिंग्स में काफ़ी डिक्लाइन आया। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे लोगों ने अपने टर्की की ट्रिप्स कैंसल की हैं, कश्मीर की ट्रिप्स कैंसल की हैं। तो कहीं न कहीं ये लेकिन इतना बढ़िया क्वार्टर था कि आगे अगर थोड़ा बहुत शॉक भी आया तो वो उसे अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, ये हमारी उम्मीद है। Accenture pushes back hike cycle to June, promotes 15K। Accenture आईटी कंपनी है, बहुत पॉपुलर है, आई थिंक पता होना चाहिए नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों को भी। और इन्होंने क्या किया, अपना अप्रेज़ल साइकिल को पुश बैक कर दिया। अप्रेज़ल साइकिल मतलब बेसिकली आपको जो इंक्रीमेंट मिलना है, ठीक है, कंपनी में, तो वो होता है क्या, अप्रेज़ल, राइट? तो अब लेट्स से वो होता है आपको अप्रैल टू अप्रैल मिलता होगा। बट अब क्या हुआ, इस बार अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो कंपनी ने क्या किया, अप्रेज़ल साइकिल को कहा कि अप्रैल की जगह पे इस बार हम दिसंबर से करेंगे या सितंबर से। तो इसको कहते हैं पुश करना। और यहाँ पे इन्होंने कर दिया इसे जून 2025 फ्रॉम दिसंबर 2024, क्योंकि यहाँ पे एक तो अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। मतलब आगे क्या होने वाला है इन्हें पता ही नहीं। किस हिसाब से टैरिफ्स आएँगे, क्या इनकी डिमांड बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्या यूएस में ग्रोथ रेट पिकअप करेगा, नहीं करेगा। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं, एक्सेंचर जिनसे जहाँ से पैसा कमाता है, वो काफ़ी सारे कैंसलेशंस कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी काफ़ी सारे कैंसल हुए हैं सेकंड क्वार्टर में। इसके अलावा एक मेमो था जिसमें इन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को कहा है कि कंपनी का कहना है कि जो साइकिल है वो इफेक्टिव होगा जून से एंड कुछ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अभी भी सैलरी हाइक के लिए एलिजिबल होंगे। तो क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ गया है ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। अब ये करीब 8,01,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं एज़ ऑफ फ़रवरी और यूएस बेस्ड कंपनी है ये और ये प्रोवाइड करेगी प्रमोशन टू अबाउट 50,000 एम्प्लॉइज़ विथ 15,000 इन इंडिया, 11,000 इन यूरोप एंड अफ्रीका एंड 10,000 इन अमेरिकाज़। तो इनका ओवरऑल जो मूव है ये मतलब काफ़ी सिमिलर है बाकी जायंट्स के मूव की तरह, जैसे कि कॉग्निजेंट ने भी यही किया, टीसीएस ने भी ऐसा किया है, इन्फोसिस ने, विप्रो ने, सबने अपने जो ट्रेडिशनल अप्रेज़ल साइकिल्स थे इनको डिच किया एंड जो हाइक है वो किसी दूसरे महीने प्रोवाइड किया क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आईटी सेक्टर में आपको क्या लगता है, कब हमें राहत मिल सकती है? कब इन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी और मैं कहूँगा क्लाइंट्स इनके वापस आ सकते हैं ताकि यहाँ पे एक अच्छा पॉज़िटिव साइकिल वापस से शुरू हो और ग्रोथ वापस से हमें देखने को मिले? तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा अपना ओपिनियन।
बात करूँगा अगले आर्टिकल की। इंडिया वेल पोज़ीशन है कि वो यूएस के टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट है और जो ट्रेड डिसरप्शंस आ रहे हैं, उनसे वो डील कर पाए। ये कहना है मूडीज़ का। मूडीज़ क्या है? एक मैं कहूँगा रेटिंग एजेंसी है, रिसर्च पब्लिश करती है काफ़ी सारे। तो इनका ये कहना है काफ़ी मैं कहूँगा वेल रिनाउंड है ग्लोबली, और इनका कहना है कि ये इंडिया वेल पोज़ीशन्ड है, कि वो किसी भी नेगेटिव इफ़ेक्ट से ना डील कर सकता है जो यूएस के टैरिफ से आए, या ग्लोबल ट्रेड में जो डिसरप्शन हो रहा है उसकी वज़ह से आए। क्योंकि जो डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर है, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक इंडिया में ही होने वाले जो ड्राइवर्स हैं हमारे ग्रोथ के, वो बहुत बढ़िया है। हमारा एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है। ये अनफॉर्च्यूनेटली मतलब ये पॉज़िटिव भी है, लेकिन ऑफ़ कोर्स हर कंट्री चाहती है कि वो एक्सपोर्ट करे अपने प्रोडक्ट्स को, वर्ल्ड का क्लास प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन क्योंकि हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है अभी कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो ग्लोबल ट्रेड में जब कुछ भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना, नेगेटिव आता है कुछ भी न्यूज़ वगैरह, तो हमें ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ उस एरिया में हम लोग अभी कुछ बड़े प्लेयर बने ही नहीं हैं। तो एजेंसी का कहना है कि इंडिया के जो इनिशिएटिव हैं प्राइवेट कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, ये ऑफसेट कर देगा जो भी वीक आउटलुक आ रहा है ग्लोबल डिमांड के लिए। तो जो ग्लोबल स्लो डाउन है, इससे इंडिया को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनका अपना जो खुद का इकोनॉमी है बढ़िया चल रहा है, लोग कंजम्पशन बढ़िया कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया है, जॉब क्रिएशन सही हो रही है। तो कहीं न कहीं ये पॉज़िटिव ही रहने वाला है इंडिया के लिए ये साल, इवन टैरिफ से चाहे जो भी इम्पैक्ट पड़े ग्लोबली। अब यहाँ पे अगर लोकलाइज़्ड टेंशन्स बढ़ते हैं, जैसे कि कोई डिस्रप्शन अगर ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अगर आप ज़्यादा देखो कि खराब ना हो, तो आप देखोगे कि सब कुछ बहुत ही नॉर्मल रहने वाला है। एंड डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ी है हमारी, तो इससे कहीं न कहीं फिस्कल स्ट्रेंथ इस पे असर पड़ेगा, एंड हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन कम होगा। बट ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत लंबे समय तक कोई फ़र्क पड़ने वाला है, हम बहुत लंबे समय तक ये करने वाले हैं। और जैसा कि आपने देखा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जब हमने बूस्ट किया डिफेंस की, तो कहीं न कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, और उससे हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं। तो ये आप कह सकते हो कि हमें लॉन्ग टर्म में एक एडवांटेज की तरह ही आ रहा है हमारे पास, ना कि डिसएडवांटेज की तरह। इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील लाइकली बिफोर 8 जुलाई। 8 जुलाई से पहले हो सकता है कि इंटरिम ट्रेड डील हो जाए इंडिया और यूएस के बीच में। एक ट्रेड एग्रीमेंट हम अनाउंस कर सकते हैं। न्यू दिल्ली यहाँ पे पूरा एग्जम्पशन मांग रहा है फ्रॉम एडिशनल 26% टैरिफ जो लगाया गया है इंडिया पर, डोमेस्टिक गुड्स पर, और यूएस ने 2 अप्रैल को इम्पोज किया था 26% का एडिशनल टैरिफ इंडियन गुड्स पर, लेकिन 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। कहा कि ये 9 जुलाई से एप्लीकेबल होगा, तब तक हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो 10% का एक बेसलाइन टैरिफ है, वो सारी कंट्रीज़ पे इम्पोज़ किया गया है, तो इंडिया पे भी वो इम्पोज़्ड है, ऑफ़ कोर्स। तो यहाँ पे पीयूष गोयल जी का कहना है, अभी ये वाशिंगटन में ही थे, तो ये इम्पेटस दे रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ट्रेड टॉक्स को। इन्होंने मीटिंग्स की है यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, यूएसटीआर जेमी ग्रियर एंड कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के साथ। तो इनका कहना है कि जो बातचीत है, वो बहुत पॉज़िटिव डायरेक्शन में चल रही है, और हो सकता है 8 जुलाई से पहले हम लोग कंक्लूड कर दें हमारे इंटरिम डील, जो सबसे पहला ट्रांच होगी इस पूरे डील की। एंड यहाँ पे गुड्स की बात होगी, नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात होगी, डिजिटल एरियाज़ की बात होगी। तो ये चाह रहे हैं कि जो 26% का एडिशनल ड्यूटी है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए, और जो 10% बेसलाइन टैरिफ है, ये भी इंडिया के लिए तो नहीं रहना चाहिए, और इसके बदले ये भी अपने पॉलिसीज़ में ट्रेड पॉलिसीज़ में चेंजेस करने को तैयार है। क्रूड स्लिप ड्रैग्स ऑयल नेट प्रॉफिट डाउन 39%। तो क्रूड ऑयल के दाम देखो ना आप, लगातार गिर रहे हैं। इसकी वजह से ऑयल क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है, पीएसयू है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका आप ये देखो ओआईएल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपनी की। तो चौथे क्वार्टर में, जनवरी से मार्च जो होता है, ये चौथा क्वार्टर होता है एफआई 25 का, जो हमारी सरकारी कंपनी है ऑयल इंडिया, इन्होंने 39% ड्रॉप रिकॉर्ड किया अपने नेट प्रॉफिट में, और इनका कहना है कि रीजन है लोअर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। जो ऑयल के दाम इतनी तेजी से घट गए, उसकी वजह से इनका प्रॉफिट गिर करके 1310 करोड़ आ गया, जो पहले 2140 करोड़ था। नेट प्रॉफिट भी 2% डिक्लाइन हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। नेशनल ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी का जो रेवेन्यू है लेटेस्ट क्वार्टर में, वो 5.68% गिरा है। तो ब्रेंट क्रूड ये चला गया था $82 पर बैरल, और वहां से गिर करके $75 पर बैरल के नीचे आ चुका है, और क्रूड प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड ट्रेंड में रहे हैं, $82-87 क्वार्टर 4 में। लेकिन लेटेस्ट रेवेन्यू ड्रॉप जो है वो आया है लोअर अर्निंग्स अक्रॉस ऑल मेजर सेगमेंट्स की वजह से। जो रेवेन्यू है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, वो 7% आया है उसमें। क्रूड ऑयल पोर्टफोलियो ने रजिस्टर किया है 6.6% का डिक्लाइन रेवेन्यू टू 3869 3869 96 करोड़। नेचुरल गैस पोर्टफोलियो में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ऑयल इंडिया के। तो कहीं न कहीं काफ़ी मैं कहूँगा बुरा क्वार्टर रहा है ऑयल इंडिया के लिए, जो हमारा 4th क्वार्टर है 2025 फिस्कल ईयर का।
अब बात करते हैं व्हाई द बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल इज वरिंग बॉन्ड इन्वेस्टर्स। तो डोनाल्ड ट्रम्प जब भी कुछ करते हैं उसका नाम वो बिग और ब्यूटीफुल जरूर लगाते हैं उसके आगे। तो दशकों तक अगर आप देखोगे तो बजट हॉक्स ने वार्न किया था कि अमेरिका का जो डेट है मतलब उधार है वो बहुत ज्यादा हो गया है, अनसस्टेनेबल है। और कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा उधार लेके पैसे खर्च किए जा रहे हैं और उधार को चुकाने के लिए भी नए उधार ले रहे हैं। तो हमें बहुत मतलब फिस्कल प्रूडेंस की जरूरत है, हमें काफी संभल के खर्च करना होगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं यहाँ पे टैक्स कट्स, वो उल्टा और टैक्स कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूजुअली इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि देखो आपके ऊपर बहुत उधार है, आप उधार लेके उधार चुका रहे हो, तो एक काम करो, आप थोड़े से टैक्सेस बढ़ाओ, उधार को चुकाओ और पैसा खर्च करो टैक्सेस वाला, ना कि आप पैसा खर्च करो जो आप उधार लेके लेकर आए हो। ठीक है? तो नहीं तो आपका डेट बढ़ता रहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि नहीं, मैं टैक्स तो कट कर दूँगा उल्टा। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेट को एम्प्लीफाई करेंगे, मतलब डेट और बढ़ाया जाएगा। तो इसकी वजह से बॉन्ड इन्वेस्टर्स काफ़ी डरे हुए हैं। तो बॉन्ड इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि बॉन्ड यील्ड्स भी लगातार वहाँ पे बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट कब बढ़ता है? अगर आप लोन लेने जाओ और आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा लोन है और ऐसा लगे ना मुझे कि आप लोन पे नहीं कर पाओगे वापस, तो आपसे ब्याज ज़्यादा लिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जिसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, जिसके ऊपर कोई उधार ही नहीं है, सब चुका चुका है वो, राइट? उसको कम ब्याज पे लोन दिया जाएगा। तो वैसे ही गवर्नमेंट्स होती है ना, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है या अमेरिकन गवर्नमेंट है, जब ये पैसा रेज़ करती है, बॉन्ड इश्यू करती है। बॉन्ड इश्यू करना मतलब ये है कि एक सर्टिफ़िकेट देंगी जिसे आप खरीद लो और वो पैसा चला जाएगा सरकार के पास, उस पैसे पे आपको ब्याज देते रहेंगे और एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन वो आपको वो पैसा भी लौटा देंगे। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है ना यहाँ पे, ये वेरिएबल होता है। तो बॉन्ड इन्वेस्टर्स को अगर ये लग रहा है कि यार ये तो रिस्की होता जा रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करना, तो आप ये देखो कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ता जाएगा। मतलब उस सरकार को या फिर उस कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड ज़्यादा रिस्की नज़र आ रहा है। अब आप इतना उधार लोगे, तो कहीं न कहीं रिस्क ज़्यादा लगेगा, राइट? जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी। तो जो इन्वेस्टर्स थे जो ऑलरेडी ऑन एज थे वर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स व्हिप सॉइंग टैरिफ पॉलिसी, अब इस टाइम पे ये स्वीपिंग टैक्स कट्स की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है बॉन्ड इन्वेस्टर्स के दिमाग में इस टाइम पे, नज़रों में डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर के। तो सिंस ड्रॉपिंग बिलो 4% इन अर्ली अप्रैल, जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो वापस से 4.5% हो गया है। मतलब डेफिसिट वरीज़ हो रही हैं, यहाँ पे काफ़ी उभर कर आ रही हैं। जो 30 ईयर यील्ड है, वो भी काफ़ी स्टॉक रहा है, तो 5% के ऊपर जा चुका है, पिछले डेढ़ सालों में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। तो अगर आप देखोगे जो रिस्क है जो मेकिंग पीपल इवन मोर कॉशियस, मतलब लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस होते जा रहे हैं। जैसे-जैसे वो और ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं और लास्ट मंथ काफ़ी chaotic रोल आउट भी रहा है जब टैरिफ्स आए। तो एक तो टैरिफ्स और उसके बाद अब टैक्स कट्स, ये कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पज़ल कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है कि आगे इकोनॉमी में क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि बहुत बुरी खबर आगे हमें देखने को मिले, हो सकता है कि कुछ बड़े-बड़े क्राइसिस आगे उभर कर के आ जाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है धीरे-धीरे। अब बात करूँगा अगले आर्टिकल की, यह है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई के बारे में। अब पूरी दुनिया में लोग काफ़ी खुश हुए थे जब हमने देखा कि अब हम लोग पेट्रोल, डीज़ल और नेचुरल गैस से शिफ्ट हो जाएँगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। क्यों? क्योंकि हम ये देखते थे कि एक तो इनके दाम लगातार कई बार बढ़ जाते थे, कभी वॉर हो गया, कुछ हो गया तब भी बढ़ जाते थे। इंडिया के पास पेट्रोल, डीज़ल के रिज़र्व्स भी नहीं है, तो हमें सब कुछ खरीदना पड़ता था मिडल ईस्ट से, राइट? तो एक तरीके से हम डिपेंडेंट थे एक ही रीजन पे, और डिपेंडेंसी कभी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती है, स्पेसिफिकली जब वो प्रॉब्लम में फँस जाए, कभी जैसे वॉर हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो। लेकिन अब हुआ ये कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हुए तो इसमें इस्तेमाल होने लगा क्रिटिकल मिनरल। और ये क्रिटिकल मिनरल का जो हाल है वो और ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ये तो बहुत ही कम कंट्रीज़ में कॉन्सन्ट्रेटेड है और ज़्यादातर कॉन्सन्ट्रेटेड है चाइना में, जिनके साथ हमारे रिश्ते कुछ ख़ास नहीं हैं। तो अभी एक आईईए की रिपोर्ट आई है, उसमें अगर आप देखोगे तो कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो एवरेज मार्केट शेयर है ये 3 टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का, ये 86% हो चुका है बढ़ कर के, जो पहले 82% था। तो टोटल सप्लाई अगर आप देखोगे रिफाइनिंग की और प्रोसेसिंग की एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स की, तो आप ये देखो टॉप 3 कंट्रीज़ चाइना, चिली और जापान। यहाँ पे कोबाल्ट चाइना, फिनलैंड, जापान, लिथियम चाइना, चिली, अर्जेंटीना, निकेल इंडोनेशिया, चाइना, रशिया, ग्रेफाइट बैटरी चाइना, जापान, यूएस, और रेयर अर्थ में चाइना, मलेशिया और यूएस। और इनका शेयर देखो, रेयर अर्थ तो 97% किसके पास है? इन तीनों के पास है। 98% ग्रेफाइट इन तीनों के पास दिख रहा है हमें। निकल 78% इन तीनों के पास। लिथियम 96% इन तीनों कंट्रीज़ के पास, और हर एक लिस्ट में अगर आप देखोगे तो चाइना कॉमन है, जो इंडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि पहले तो अगर हमारे सऊदी अरेबिया से रिलेशंस खराब हुए तो हम ईरान से कुछ खरीद लेंगे ऑयल, रशिया से भी हम ऑयल खरीद रहे थे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, वेनेजुएला का ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पे तो आप देखो कि 2-3 कंट्रीज़ ही हैं जिनके पास सारे हमारे क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई है। तो कहीं न कहीं ये बहुत वरीसम हो सकता है अगर हम आगे कंप्लीटली ईवी पे शिफ्ट कर जाएँ तो।
और आखिरी आर्टिकल है बीएफएसआई के बारे में। बीएफएसआई क्या होता है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़ एंड इंश्योरेंस। यहाँ पे 3 कंपनीज़ होती हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़ कंपनीज़ और इंश्योरेंस कंपनीज़। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें इन्फ्लो देखने को मिला है, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने 4,700 करोड़ नेट इन्वेस्ट किया है मई के महीने में, और हो सकता है इसमें और इन्वेस्टमेंट आए। तो यहाँ पे सिर्फ ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, आप ये चार्ट देखो कि नेट इन्फ्लो 1 मई से 15 मई के बीच में फाइनेंशियल सर्विसेज में रहा है 4,700 करोड़, कैपिटल गुड्स में 2,200, ऑयल में रहा है 2,100, सर्विसेज में 1,700 और ऑटोमोबाइल्स में 1,600 करोड़ का। अप्रैल में 18,000 करोड़ की बाइंग आई थी नेट। 2025 की ही मैं बात कर रहा हूँ, और कैपिटल गुड्स नेगेटिव था, ऑयल नेगेटिव था, सारे ये नेगेटिव थे। लेकिन आप ये देखो एक सेक्टर पॉजिटिव था, वो था क्या? फाइनेंशियल सर्विसेज का। जनवरी टू मार्च में सेल भी काफ़ी ज़्यादा आई थी इसमें, है ना? 17,500 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेच दिए थे, और 2024 में तो 58,000 करोड़ के शेयर्स बिके थे। तो 2025 में चेंज क्या है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। नेट आउटफ्लो अगर आप देखोगे, तो आप देख सकते हो एफएमसीजी, रियल्टी, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थ केयर में हमें देखने को मिला है। और ये पूरा मतलब लाइन से अगर आप देखोगे, फर्स्ट हाफ जो रहा है मई का, यहाँ पे बिकवाली रही है, और जो अप्रैल का महीना रहा है, यहाँ पे एफएमसीजी के लिए ठीक था, 2900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, और पावर के लिए अच्छा था, 900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। तो क्योंकि अप्रैल से ही वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, कई सारे लोग जो सीज़नैलिटी पे इन्वेस्ट करते हैं कि पावर सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा आएगी, पावर का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा गर्मियों में, तो उससे पहले हमें गर्मियों से पहले पावर सेक्टर में इन्फ्लो देखने को मिलता है, पावर सेक्टर में लोग पहले से ही निवेश करके बैठ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।